आज का ये जो टॉपिक है ना, ये बड़ा रोचक है। रोचक इसलिए है क्योंकि ये टॉपिक आज के दिन के हिसाब से बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने अभी बोला ना कि देवों के देव महादेव, न सिर्फ उनको देवता बल्कि उनको असुर भी बहुत पूजते थे। टॉपिक इसलिए रेलिवेंट है क्योंकि हमारे यहाँ जब कभी एक जाप पढ़ते हैं, एक मंत्र पढ़ते हैं, तो वो मंत्र पढ़ते हैं ताकि किसी की मृत्यु को टाला जा सके। किसी की मृत्यु को टालने का केवल एक मंत्र है, जिस मंत्र का नाम है महामृत्युंजय मंत्र। और वो महामृत्युंजय मंत्र भगवान शंकर की आराधना में, उनकी पूजा में हम लोग करते हैं। राइट टू डाई का ये जो कंसेप्ट है ना, ये कंसेप्ट कोई नया नहीं है। आज की इस क्लास में आने वाले 20-25 मिनट हम आपको यही डिस्कस करके समझाने की कोशिश करेंगे कि कंसेप्ट बहुत पुराना है। मुझे लगता है कि ये बात 50 साल 60 साल पहले से इस दुनिया में चलती चली आ रही है। हमारे भारत में भी ये 40-45 साल से चर्चा का विषय रहा है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 जो सबसे छोटा आर्टिकल है, मतलब 16 शब्दों से मिलकर के बना है, अंग्रेजी के 16 लेटर्स मिल जाते हैं और राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का एक प्रोविजन एस्टैब्लिश कर देते हैं। आज का वीडियो, आज का टॉपिक ये डिस्कस करता है कि क्या राइट टू लाइफ में राइट टू डाई आएगा, वेदर द राइट टू लाइफ इज इंक्लूडेड अंडर राइट टू डाई और नॉट। आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम ये समझते हैं दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राइट टू लाइफ, उसके बाद हम इसके आगे की बात करेंगे। देखिए, Article 21 of the Indian Constitution basically provides that no person shall be deprived of his life and personal liberty except the procedure established by law। और दोस्तों, एकमात्र डिफरेंस जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन से ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था वो यही था। ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन कहता था that no person shall be deprived of his life and personal liberty except due process of law। और जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ, उसमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ शब्द को सब्स्टिट्यूट कर दिया गया प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ से। माने अब जो हम पढ़ते हैं वो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ से पढ़ते हैं। क्यों किया गया? बड़ा आसान भाषा में आप समझ लें। जब हम लिखते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में कोर्ट को इंटरप्रिटेशन करने का जो ऑप्शंस हैं वो बहुत सारे मिल जाते हैं। जब हम कहते हैं प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, तो हमारे पास इंटरप्रिटेशन करने के जो ऑप्शंस हैं वो बहुत कम रहते हैं। होता क्या है कि जब कभी भी कोई भी देश आजाद होता है, मेरा देश 15 अगस्त 1947 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ और रिपब्लिक होते होते हमें 26 नवंबर 1949 और पूरी तरह से रिपब्लिक और पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने में 26 जनवरी 1950 तक का समय लगा। दोस्तों, इतने सालों की गुलामी के बाद हम आजाद हुए, और जब कभी कोई देश आजाद होता है तो शुरुआत के जो 15-20 साल होते हैं बड़े क्रूशियल होते हैं। याद है ना, जब कभी आपके चोट लगती है तो डॉक्टर साहब यही कहते हैं कि कोशिश करिएगा कि आपकी इस चोट पे चोट ना लगे। क्यों? क्योंकि अगर इसी चोट, उभरती हुई चोट पे या जो नई चोट लगी है उस पर फिर से चोट लग जाएगी तो वो कई बार नासूर हो जाती है, कई बार वो ठीक ना होने का नाम ले लेती है। ठीक ऐसे ही एक देश है, और मेरे देश पे तो कितने लोगों ने आक्रमण किया। केवल अंग्रेज थोड़ा ना आए, डच आए, पुर्तगाली आए, मुगल्स आए। आखिरकार वर्षों शताब्दियों की गुलामी के बाद अब 1947 में हम पूर्ण स्वराज, टोटल इंडिपेंडेंस के नाम पे आजाद हुए। और फाइनली 1950 में और कुछ हद तक 26 जनवरी 1950 में पूरी तरह से हमने अपने इस कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया, इनैक्ट किया। इसी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 में हमने प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ शब्द को लिख करके कोर्ट को इंटरप्रिटेशन करने की संभावनाओं को थोड़ा सा कम किया। मतलब लिमिटेशंस जो थी ना कोर्ट के पास, हमने कहा कि अभी हम असीमित पावर नहीं देते, अभी हम अनलिमिटेड पावर्स नहीं देते, थोड़ा सा सीमित रखते हैं। क्योंकि जो वर्ड बाय वर्ड लिखा है उसको एज इट इज इंटरप्रेट करिए, आपको उसके डायमेंशंस को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? मैं फिर कहता हूं कि 15-20 साल बहुत सेंसिटिव थे हमारे देश के लिए, इसलिए ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को हमने फॉलो ना करते हुए प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ को किया। इस देश में पीडी एक्ट, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के नाम पे अंग्रेजों ने बड़ी जातियां की हम पे। बहुत सारे हमारे देश के महापुरुष जो अब इस दुनिया में नहीं रहे अंग्रेजों की वजह से, वो उसमें एक बहुत जो कॉमन एक्ट था वो उनके ऊपर लगाया जाता था, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, जिस एक्ट के तहत वो कहते हैं ना कि कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो ना हो करके बल्कि अपनी मनमानी किया करते थे लोग, तो वो अपनी मनमानी वाला एक्ट था, वो अपनी मनमानी वाली चीजें थी।
धीरे 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 जब देश आजाद हुआ तो ये परिकल्पना की गई कि यार आने वाले 10 साल 15 साल, जो मैंने बोला ना थोड़ा सेंसिटिव स्टेज में हम थे, पीडी एक्ट को कंटिन्यू करते हैं और वो खत्म कर देते हैं। हालांकि बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाया। आज भी इस देश में प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के नाम पे तमाम सारे एक्ट हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट एक ऐसा एक्ट होता है, बेटा ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं, ये वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ इतना है कि एक आम आदमी ये समझ पाए, एक लॉ स्टूडेंट के तौर पे हम समझ पाए, एक आम आदमी के तौर पे हम समझ पाए, एक इंसान के तौर पे हम समझ पाए कि आखिरकार मतलब क्या है। सुप्रीम कोर्ट पिछले कई दिनों से, पिछले कई महीनों से, और अब तो केरला और कर्नाटका गवर्नमेंट पिछले काफी समय से इस पे बहुत एक्टिवली काम कर रही है। मतलब आज का ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी नहीं है, ये टॉपिक राइट टू डाई है। लेकिन क्योंकि ये राइट टू लाइफ से कनेक्टेड है, अरे यार जूरिस्प्रूडेंस का एक बेसिक का कांसेप्ट है, विधि शास्त्र का एक बड़ा अच्छा कांसेप्ट है कि हमारी पर्सनालिटी कम्स विद द बर्थ ऑफ अ पर्सन एंड एंड्स विद द डेथ ऑफ अ पर्सन, है ना। कितना अच्छा रोचक सिद्धांत है कि एक इंसान की पर्सनालिटी, व्यक्ति का व्यक्तित्व किसी के जन्म से पैदा होता है, उत्पन्न होता है और किसी की मृत्यु पे खत्म हो जाता है। तो ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक इसलिए अच्छा हो जाता है कि पिछले काफी समय से सुप्रीम कोर्ट काफी एक्टिव है इस बात को लेकर के। तो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन से ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में जब हमने प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ को रखा, तो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ के तहत एक मुकदमा हमने डील किया ए.के. गोपालन का, ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। इस केस में प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 का बड़ा ही नैरो इंटरप्रिटेशन किया, यानी बहुत संकुचित मात्रा में उसको इंटरप्रेट किया। धीरे 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 सुप्रीम कोर्ट के कई केसेस उसी ए.के. गोपालन के केस पे बेस्ड थे। कभी मौका लगा तो मैं इस केस के फैक्ट्स वगैरह सब चर्चा करूंगा। लेकिन एक दिन आया जब मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस डिसाइड हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने अपने डायमेंशंस को फैलाया, अपनी बाहों को खोला और कहा कि नहीं, हम आर्टिकल 21 को ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से भी इंटरप्रेट कर सकते हैं। अब हम इतने कैपेबल हैं कि अब हम नए नए इंटरप्रिटेशंस को सोच सकते हैं। और दोस्तों, मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस के आने के बाद लगातार सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 पे डेवलपमेंट्स दिए हैं, लगातार वेरियस हाई कोर्ट्स ने बहुत अच्छे डिसीजंस दिए हैं और तमाम सारी ऐसी चीजें हैं जो आर्टिकल 21 में अब आ चुकी हैं, जिस पे हम कभी जरूर बात करेंगे। आज के इस मुद्दे को, आज के इस टॉपिक को हम शुरू करते हैं राइट टू डाई से। आज जो आर्टिकल 21 का कंसेप्ट है वो राइट टू डाई पे जाकर के रुकता है, जो अब सुप्रीम कोर्ट क्लियर कर रहा है। कारण सिर्फ इतना कि बहुत बार ऐसा देखा गया कि कभी कभी, मैं आज एक दो शब्द आप लोगों को बोलूंगा तो उसका मतलब मैं अभी बता दूं। जैसे वेजिटेटिव स्टेट में आज बोलूंगा। वेजिटेटिव मतलब कि हम एक ऐसी स्टेज में हैं जिसमें हम कुछ कर ही नहीं सकते, मेरा सब कुछ कोई और कर रहा। तो ऐसी स्टेज में बहुत सारे लोग भारत छोड़ करके दूसरे देश में जाते थे जहां पे राइट टू डाई एक कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड प्रोविजन के तौर पे एक इंसान को दिया जा सकता था। धीरे 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 हमारे देश में ये पाया गया कि ऐसे लोग जो अब वेजिटेटिव स्टेट में हैं, जो अब इतने इनकैपेबल हैं कि वो कुछ नहीं कर सकते, उनको राइट टू डाई का कंसेप्ट के तहत मरने का अधिकार देना चाहिए। आर्टिकल 21 में सबसे पहली बार मारुति श्रीपति दूबल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में, जो 1987 में, मैंने बोला ना कि ये बात कोई ऐसी नहीं कि आजकल में हाईलाइटेड है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ समय पहले ही गाइडलाइंस दी थी, जनवरी में ही गाइडलाइन दी थी, 2023 में ही गाइडलाइन दी थी। तो इसी को लेकर के 2024 में गाइडलाइन दी, इसी को लेकर के चर्चा थोड़ी सी तेज हो गई, या फिर कर्नाटका गवर्नमेंट का वो रूलिंग जो भी आया है उस पर। तो धीरे धीरे हमने ये पाया कि मारुति श्रीपति दूबल के केस में आईपीसी सेक्शन 309 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया, अटेम्प्ट टू सुसाइड वगैरह को खत्म कर दिया गया। कहा देखिए अब राइट टू लाइफ, राइट टू डाई साथ साथ चलेगा, यानी राइट टू डाई इज अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। द सुप्रीम कोर्ट रीहेल्ड और रीअफर्म्ड द डिसीजन विच इज गिवन बाय द केस ऑफ मारुति श्रीपति दूबल इन द केस ऑफ पी रथिराम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। पी रथिराम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने फिर वही इंटरप्रेट किया और कहा कि राइट टू लाइफ इज अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। इतना सब कुछ ठीक चल रहा था और 1994 तक का मुकदमा जो डिसाइड हो रहा था वो इसी बेसिस पे हो रहा था। लेकिन फिर एक केस आता है जिस केस ने थोड़ा सा लाइमलाइट में आया और थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने डिसीजंस को ओवर रूल किया। जब मैं ओवर रूल कहता हूं इसका मतलब क्या हुआ, पलट दिया। ओवर रूल का मतलब क्या होता है बेटा, पलट दिया। इसका मतलब यह हुआ
कि मारुति श्रीपति दूबल के केस में और पी रथिराम के केस में वही सुप्रीम कोर्ट जो 1987 और 1994 में ये कह रहे थे कि राइट टू डाई इज अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ, वो ज्ञान कौर में पलट जाते हैं। और ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस, जो कि ठीक 2 साल बाद आया था पी रथिराम के केस में, ये कहा जाता है दैट राइट टू लाइफ डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई। यानी अब आपको मरने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने जब कही ना दोस्तों, तो फिर से एक बात, फिर से वही चीज हमारे सामने आ गई। फिर से वो लोग जो अब धीरे धीरे हमारे देश को छोड़ करके जा करके किसी और देश में जाते थे और वहां पे राइट टू डाई वाले जो प्रोविजन को अपनाते थे। बहुत टाइम लगा सुप्रीम कोर्ट को और फाइनली अरुणा शानबाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में बहुत टाइम लगा। 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने ये स्टैब्लिश किया कि देखिए साहब, हम एक कंसेप्ट को स्टैब्लिश करते हैं जिसका नाम है यूथेनेशिया। यूथेनेशिया का जो कंसेप्ट है बेसिकली, अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ यूथेनेशिया, तो द बेसिक मीनिंग ऑफ यूथेनेशिया इज मर्सी किलिंग। बहुत सारी मूवीज आई, आपने मूवी देखी होगी गुजारिश, आपने मूवी देखी होगी जिसमें ये बात कई सारी मूवीज में आई, जिसमें कई सारी वेब सीरीज में ये बात आई कि आखिरकार हम क्यों ऐसे इंसान को जो अब किसी लायक नहीं बचा है, जिसको डॉक्टर सिर्फ वेंटिलेटर पे जिंदा रख सकते हैं जब तक वो चल रहा है, को मार क्यों नहीं देते। बहुत सोचने वाली बात है। हो सकता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका मन ये कहे कि ऐसे कैसे किसी को मार दो, ऐसे कैसे किसी को मार दो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसी कंडीशन में होते हैं जिस कंडीशन के तहत हमारा मरना ही बेहतर होता है हमारे जीने से। मतलब देखिएगा, कभी सोचिएगा इस बात को कि हो सकता है कि इस टॉपिक को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आपको थोड़ी सी अचंभित कर दे इस देश के हिसाब से, लेकिन ये अचंभा वाली बात नहीं है। आप मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस के भी स्टूडेंट होंगे, आपने लॉ पढ़ा है, आपने मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस भी पढ़ा होगा, आपने देखा होगा उसमें तमाम सिनेरियोज रहते हैं जिसमें एक इंसान ऐसी स्टेज में रहता है कि वो कुछ नहीं कर सकता। तब क्यों ना हम उसको मरने का अधिकार दें। और ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट या द गवर्नमेंट ऑफ केरला एज वेल एज द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक कुछ भी गाइडलाइन दे रही, बहुत प्रॉपर गाइडलाइन अभी बताऊंगा आपको। तो यूथेनेशिया का मतलब होता है मर्सी किलिंग। मर्सी किलिंग, मर्सी मतलब होता है दया, किलिंग मतलब होता है मार देना। ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथेनेशिया अलाउ किया। बड़ा आसान है यार। मर्सी किलिंग यानी यूथेनेशिया इज ऑफ 2 काइंड, वन इज एक्टिव, वन इज पैसिव। जब मैं कह रहा होता हूं एक्टिव यूथेनेशिया, एक्टिव यूथेनेशिया को सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ डिक्लेयर करते हुए कहा कि वो भारत में इलीगल। सुप्रीम कोर्ट ने एक्टिव यूथेनेशिया को अलाउ नहीं किया है, आज भी नहीं किया है, बता दे रहा हूं। पैसिव यूथेनेशिया को अलाउ कर दिया। एक थिन लाइन डिफरेंस समझ लीजिए एक्टिव और पैसिव में। देखिए, लॉ के स्टूडेंट के तौर पे कई बार हम लोग एक डेफिनेशन पढ़ते हैं, डेफिनेशन पढ़ते हैं एक्ट की। एक्ट यानी कृत्य यानी काम की। और आपको पता है एक्ट इंक्लूड्स ओमिशन, काम में न काम करना भी शामिल है। आसान भाषा में कहूं तो एक तरीका होता है कि हम किसी तरह का कोई इंजेक्शन दे दें, कोई ड्रग किसी व्यक्ति को पिला, ड्रग मतलब होता है दवाई, दवाई किसी व्यक्ति को पिला दे जहर के तौर पे कि वो पी करके मर जाए। इंजेक्शन लगा दें, इंजेक्ट कर दें किसी की बॉडी में, इंजेक्शन लगा करके किसी को सुला दें, किसी को मार दें। बेटा ये होता है एक्टिव यूथेनेशिया। एक्टिव यूथेनेशिया, द वर्ड एक्टिव मीन्स टू डू समथिंग, टू डू समथिंग, टू डू द एक्ट, कि उस एक्ट से किसी इंसान की डेथ कॉज हो जाएगी। पैसिव यूथेनेशिया इसको उल्टा कर दीजिए, मैंने बोला ना एक्ट इंक्लूड्स ओमिशन, एक्ट इंक्लूड्स ओमिशन। तो पैसिव यूथेनेशिया जिसको सुप्रीम कोर्ट ने हमारे देश में, मेरे देश में अलाउ किया है, में सुप्रीम कोर्ट ये कहते हैं कि आप पैसिव तरीके से यानी इनएक्टिव तरीके से यानी ओमिशन करके, जैसे वेंटिलेटर का सपोर्ट हटा लेना। हमारे और आपके इस समाज में तमाम बार डॉक्टर्स ने यह कहा है कि देखिए अब जब तक वेंटिलेटर चल रहा है, जब तक लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम चल रहा है, तब तक ये जिंदा है। जैसे कहिएगा हटा दूंगा, 1 सेकंड लगेगा, चले जाएंगे। जबरदस्ती सांसें चल रही। सुना होगा, अजीब लग रहा है सुनने में, पर यह बात सच है और जो आया है उसको जाना है। तो इसलिए पैसिव यूथेनेशिया को अलाउ किया कि तुम ड्रग नहीं दोगे, तुम इंजेक्ट नहीं करोगे, तुम किसी प्रकार की दवाई जहर नहीं दोगे। हाँ, तुम लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम से विड्रॉ कर सकते हो, तुम लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम को हटा सकते हो। यह है ओमिशन करना, यह है पैसिव यूथेनेशिया। इसी बात को सुप्रीम कोर्ट ने जो अरुणा शानबाग के केस में 2011 में बात कही थी, 2028 में कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में इस बात को लीगलाइज कर दिया।
यानी अब इस देश में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो 2011 से, बल्कि मैं और पहले से कहूं तो 1987 से जो बात कहता चला आ रहा है, उसको एक लीगल पोजीशन के तौर पे, एक अथॉरिटी के तौर पे फाइनली 2018 में एस्टैब्लिश किया। और फिर इसी केस से संबंधित 2024 जनवरी में, बल्कि मैं स्पेसिफिकली डेट लिख करके लाया हूं कि हमारी रिपब्लिक होने से 2 दिन पहले, यानी 26 जनवरी से 2 दिन पहले, यानी 24 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस इशू की। इसी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए केरला गवर्नमेंट ने और अभी मेरे ख्याल जनवरी 2025 में कर्नाटका गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिस नोटिफिकेशन के तहत राइट टू डाई एक राइट टू लाइफ का पार्ट माना गया है और एक प्रोसीजर बताया गया है। बड़ा आसान है, अभी बता दूंगा। वो प्रोसीजर फॉलो करिए और आप अपने राइट टू डाई को एक्सरसाइज करिए। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक की कुल जमा बात जो हमने आपको बताई, वो हमने ये बताई कि राइट टू लाइफ, राइट टू डाई का पार्ट है या नहीं। तो ज्ञान कौर के केस को हटा दिया जाए तो जो कुछ भी मेरी छोटी ज्यादा जो थोड़ी सी मेरी जो केस स्टडी थी, मेरी जो नॉलेज है, उसके आधार पे हम ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कॉमन कॉज तक के केस में ये बात कही है, लीगलाइज की है कि यस, राइट टू डाई इज अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ, बट the thing which is allowed by the Supreme Court is passive euthanasia, not the active one. ठीक है, अब गाइडलाइन क्या थी देखिए। सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है दोस्तों, उस गाइडलाइन में कर्नाटका गवर्नमेंट और केरला गवर्नमेंट हूबहू उस चीज को इंप्लीमेंट करती है। कैसे करती है बताता हूं। देखिए, गाइडलाइन के तहत आपको एक डॉक्यूमेंट बनाने की पावर होगी। डॉक्यूमेंट जिसका नाम होगा AMD। AMD अगर कभी परीक्षा में लिख करके आता है तो, क्योंकि आप लोग मेंस लिखोगे, भगवान करेगा सब लिखोगे, तो मेंस में वो फुल फॉर्म लिखने को आती है ना बेटा, तो मेंस में AMD का फुल फॉर्म अब पूछा जा सकता है। AMD मींस एडवांस्ड मेडिकल डायरेक्टिव। और ये टॉपिक भी पढ़ा रहा हूं, रोचक है क्योंकि ये टॉपिक नया है, हाईलाइटेड है, हाल फिलहाल में है, तो हो सकता है 50 नंबर के एस्से वाले पेपर में आ जाए। अंग्रेजी में लिख देना, बढ़िया से लिख देना यार, है ना। एडवांस्ड मेडिकल डायरेक्टिव, ये AMD का फुल फॉर्म। ये क्या है? कुछ नहीं, एक डॉक्यूमेंट है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें पेशेंट की विश को लिखा जाता है। पूछते हैं ना, तुम्हारी इच्छा क्या है? मतलब ये कि AMD एक दस्तावेज है जो खुद पेशेंट तैयार करेगा डॉक्टर के माध्यम से। अब मान लीजिए पेशेंट इस अवस्था में ही नहीं है यार कि वो कुछ बोल पाए या कुछ समझ पाए या कुछ सुन पाए, तो ऐसी स्टेज में उसके पेरेंट्स, उसके फैमिली मेंबर्स इस डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करेंगे। क्या है ये डॉक्यूमेंट? इसमें सिर्फ इतना लिखना है कि पेशेंट को किस तरह का ट्रीटमेंट चाहिए और उसको किस तरह का ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। मैंने बोला ना पैसिव यूथेनेसिया, बोला ना ओमिशन करके, वही चीज समझा रहा हूं बेटा, और कोई नई चीज नहीं। एक डॉक्यूमेंट जो आप प्रिपेयर करेंगे, उस डॉक्यूमेंट में आपने साफ साफ लिख देना है कि क्या क्या ट्रीटमेंट आपको चाहिए और कौन कौन से ट्रीटमेंट आपको नहीं चाहिए। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब क्या ये डॉक्यूमेंट लिख देने मात्र से काम हो जाएगा? नहीं, mere document is not sufficient for giving right to die to a patient, to a person। और वैसे भी पर्सन जब मैं बोल रहा हूं तो बड़ा स्कोप है, सिटीजन नहीं बोल रहा हूं, पर्सन बोल रहा हूं। एक पैसिव यूथेनेसिया का पूरा प्रोसीजर बताया है। प्रोसीजर जो लंबा चौड़ा सा आपने देखा होगा ना, 3-4 पन्ने की गाइडलाइन, मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स में इसलिए तोड़ दिया ताकि आपको कोई समस्या न रहे। ठीक है, अगर कोई पॉइंट मिस हो गया तो प्लीज कमेंट में बताइएगा, मैं जरूर उसको ऐड करूंगा। और थैंक यू अगर आप ऐसा कुछ करते हैं। मैंने पुराना वीडियो डाला था, मैंने देखा कि उसमें कई सारे लोगों के काफ़ी सारे अच्छे कमेंट्स आए, और बिहार APO पे था मेरा अनुमान है, और उस पर कई सारे लोगों ने कुछ किताबें पूछी, कई बच्चों ने कुछ और पूछा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और टॉप रैंकर्स की टीम ने, हमारी टीम ने पूरा रिस्पॉन्स किया है उस पर। आप अपने उस कमेंट को जरूर चेक करेंगे। ठीक, अब बात करते हैं इसकी। लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम को रिमूव करने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है बेटा, जो डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट कर रहा है ना, उस डॉक्टर की कंसेंट लेना। यानी आप जिस डॉक्टर से इलाज करा रहे थे, जिस हॉस्पिटल में बैठ करके वो डॉक्टर आपको लगातार डे टू डे लाइफ आपकी देख रहा था, आप उस डॉक्टर से सबसे पहले कंसेंट लेंगे। और जब डॉक्टर ऐसी कंसेंट दे देगा तो 2 मेडिकल बोर्ड सेटअप होंगे। 2 मेडिकल बोर्ड सेटअप होंगे बेटा। दोनों मेडिकल बोर्ड, जिसको एक को बोलते हैं प्राइमरी मेडिकल बोर्ड, एक को बोलते हैं सेकेंडरी, दोनों अलग है। क्योंकि जो सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड ये आप पढ़ रहे हो, इस सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड के जो डॉक्टर्स हैं, इनको अपॉइंट करता है डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर। मतलब किसी भी तरीके से कोई भी आपकी
जो जो राइट टू डाई आपको जो मिल रहा है ना, ये मतलब किसी भी तरीके से इतना सा भी लूप होल नहीं दे रहा है सुप्रीम कोर्ट या कोई स्टेट की गवर्नमेंट। 2 मेडिकल बोर्ड सेटअप होंगे, इन दोनों मेडिकल बोर्ड्स में 3 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होंगे जिनके पास ठीक ठाक एक्सपीरियंस होगा काम करने का। 3+3 यानी 6 लोग मिलकर के डिसाइड करेंगे कि आने वाले समय में इस पेशेंट के साथ क्या करना है। तो आप ये समझ लीजिए कि सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड में जो 3 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स अपॉइंट किए जाएंगे वो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। अब ये डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर जो अपॉइंट करेगा वो इन 3 मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के साथ काम करेगा, देखेगा। और ये 3 मेडिकल प्रैक्टिशनर जो प्राइमरी मेडिकल बोर्ड में है ये तो काम कर ही रहे हैं। इन दोनों की रिपोर्ट्स हम देखेंगे, समझेंगे। ये दोनों क्या करेंगे? पेशेंट से बात करेंगे, डॉक्टर से बात करेंगे, उस इंसान से कंसल्ट करेंगे, उसके फैमिली मेंबर से कंसल्ट करेंगे और एट द एंड ऑफ द डे अपना एक डिसीजन तैयार कर लेंगे, अपना एक रिपोर्ट तैयार कर लेंगे। और वो रिपोर्ट, वो डिसीजन जो मेडिकल बोर्ड देगा ना, वो कहां जाएगी पता है? हम और आप जो बनने जा रहे हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, उनके पास जाएगी। यानी जिस जगह की ये बातचीत होगी उस जगह पर जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होगा, उस जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास डिस्ट्रिक्ट ये जो मेडिकल बोर्ड है, ये मेडिकल बोर्ड अपनी एक रिपोर्ट सौंपेगा। समझ में आया? आप लोग ये बिल्कुल समझ लीजिए कि सबसे पहली चीज आप बिल्कुल समझ लीजिए कि ये जो डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट जिसमें आप अपनी इच्छा लिख रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट जिसमें आप अपने ट्रीटमेंट के तरीके लिख रहे हैं, कौन कौन से ट्रीटमेंट कराने हैं, कौन कौन से ट्रीटमेंट नहीं कराने हैं, ये भी गवर्नमेंट ऑफिसर के पास जाएगा। फिर सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड हो जिसमें 3+3 मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैविंग सो मच एक्सपीरियंस को रखा जा रहा है, ये भी गवर्नमेंट है जिसमें ये तो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर ही अपॉइंट कर रहे हैं। और फिर जब ये सारी रिपोर्ट फैमिली मेंबर से कंसल्ट करने के बाद, उस इंसान, अगर वो इंसान कंसल्ट कर सकता है तो उसके कंसल्ट करने के बाद सबसे पहली बार जो रिपोर्ट दी जाएगी वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास दी जाएगी, ताकि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास उसे रिव्यू कर सके और अपनी बात रख सके। फाइनली जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जब इसको रिव्यू कर लेगा तो इसकी एक कॉपी हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को भेज देगा। हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को और कोई काम नहीं करना है यहाँ पे, वो एक रिकॉर्ड मेंटेन करेगा। वो रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए ऐसी कॉपी उसे भेज दी जाएगी। असली काम यहाँ पे मेडिकल बोर्ड का है, असली काम यहाँ पे उस पेशेंट का है अगर वो वेजिटेटिव स्टेट में नहीं है, और असली काम यहाँ पे उनके घर वालों का है या उनके फैमिली मेंबर्स का है। दोस्तों, राइट टू डाई तब आपको मिलेगा। ठीक है, तो एक ऐसा टॉपिक जिसको लेकर के हाल फिलहाल में काफ़ी दिनों तक चर्चा हुई, काफ़ी दिनों तक बातचीत हुई, अभी भी हो रही है, और लगातार हर स्टेट की गवर्नमेंट इसको कोशिश कर रही है इम्प्लीमेंट करने की। एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, क्योंकि पैसिव यूथेनेसिया के तहत हम किसी की जान ले रहे हैं, तो इसको और अच्छे तरीके से संभाला जाना चाहिए, देखा जाना चाहिए, और इस गाइडलाइन को ज़रूर फॉलो किया जाना चाहिए। आई होप आपको कुछ केसेस के माध्यम से जो मैंने बताया, या ये जो प्रोसीजर मैंने आपको समझाया, ये शायद आपको समझ में आया हो। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ ये बात ज़रूर लिखिएगा, बताइएगा, और इसी तरह से और रोचक टॉपिक जो नए रिसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं वो इस टॉप रैंकर्स के जुडिशरी गोल्ड के चैनल पर आपको देखने को मिलेंगे। आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।